हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 12th की पुस्तक मकरंद भाग 2 की कविता हिमालय और हम पढ़ेंगे। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। इस कविता में कवि नेपाली जी ने हिमालय और भारतीयों के संबंध के बारे में बताया है कि भारतीय अस्मिता का प्रतीक है, हिमालय गौरव का प्रतीक है। हिमालय इस धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह जितना उच्च अभिमान का परिचायक है, उतना ही सांस्कृतिक चेतना का भी है। हिमालय की प्राकृतिक छटा मन को मोहित कर लेती है। सबसे पहले हिमालय के प्रांगण में ही ज्ञान का उदय हुआ। हिमालय की अडिगता और हिमालय का निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है। हिमालय तूफानों से लड़ने में समर्थ है और भारतीय भी मृत्युंजयी हैं। यह कविता हिमालय के माध्यम से भारतीय जीवन की शक्ति को प्रकट करती है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। गीतकार गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव हैं। चलचित्रों के गीतकार के रूप में आप प्रसिद्ध हुए। सन 1934 ईस्वी से आपने काव्य जगत में प्रवेश किया। जुलाई सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित उमंग इनकी प्रथम काव्य कृति है। पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आदि इनके काव्य संकलन हैं। इनकी भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। इनकी काव्य शैली गीत शैली है। ऐसे मनस्वी का देहावसान सन 1963 में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही, अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस कविता को समझने के लिए पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। गिरिराज पर्वतों का राजा, हिमालय। नाता रिश्ता या संबंध। सकल समस्त या सारे। धरती पृथ्वी। ताज मुकुट। अंबर आकाश नभ। मस्तक सिर या माथा। इस कविता में कवि नेपाली जी ने हिमालय और भारतवासियों की जो विशेषता हैं, जो समान विशेषता हैं, उनका वर्णन किया हुआ है और हिमालय तथा भारतवासियों के अटूट संबंधों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कवि कहते हैं कि गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत और भारतीयों के संबंधों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पर्वतों के राजा हिमालय का भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है, अर्थात हिमालय और भारतीयों का संबंध, या ये कह सकते हैं हिमालय और भारतीयों का जो रिश्ता है कैसा है, परस्पर अटूट है। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। इसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट सारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची है और यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसे हर कोई ताज के रूप में सुशोभित करता है। यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के सिर का ताज यानी मुकुट सुशोभित होता है, उसी प्रकार धरती पर हिमालय की चोटी मुकुट की तरह शोभायमान है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज ही। पर्वत और पहाड़ों से भरी इस धरती पर केवल हिमालय ही पर्वतों का राजा है। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। फिर कवि आगे कहते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण
ऐसा लगता है मानो इसका सिर आसमान को छू रहा है और इसके जो चरण हैं वह पाताल की गहराई में समाये हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि हिमालय पर्वत आकाश पाताल की सीमाओं को अपने में समेटे हुए है और हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। पवित्र गंगा का उद्गम ही हिमालय से हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि मन इसका गंगा का बचपन। पर गंगा की पवित्रता का बारे में बताया गया है कि हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। फिर तन वरन वरन मुख निरावरण। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत का तन विभिन्न रंग और आकार वाली वनस्पतियों से ढका हुआ है। मुख अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वनस्पतियों से रहित है और केवल बर्फ से ढका हुआ है। कवि कहते हैं इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कहते हैं कि जो भी हिमालय के आश्रय में आता है, जो हिमालय के शरण में आता है, उसमें भी हिमालय की तरह दृढ़ता और विशालता आ जाती है। इसी कारण वह भी अपना मस्तक किसी के सामने नहीं झुकाता। ऐसे पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर हिमालय की प्राकृतिक छटा का वर्णन के साथ साथ हिमालय और भारतीयों की एक जैसी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हिमालय को पर्वतराज और धरती का ताज कहकर के इसकी महानता का वर्णन किया गया है। हिमालय से ही गंगा का उद्गम हुआ है और हिमालय के समान ही भारतवासी भी अडिग और अटल हैं। वरन वरन शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार भी है। अब दूसरा पद पढ़ेंगे। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब हम अर्थ समझेंगे। अरुणोदय यानी सूर्य का उदय होना, निखर जाना, सुंदर हो जाना। उदय अस्त, उदय होना और अस्त होना अर्थात सुख और दुख। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय पर जिस प्रकार उदय और अस्त की लालिमा समान रूप से दिखाई देती है, उसी प्रकार हम भारतीयों में भी दुख और सुख को समान भाव ग्रहण करने की शक्ति होती है, ये बताया गया है। कवि कहते हैं अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। हिमालय की विशेषताओं को बताते हुए कवि कहते हैं कि उदय काल अर्थात प्रातःकाल में जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत की हिम सतह पर पड़ती हैं तो वे इसका स्पर्श पा करके उसको चूम करके और भी अधिक सुंदरता में प्रकट होती हैं। उसी प्रकार से सायंकाल में भी सूर्यास्त के समय अंतिम किरणों की लालिमा भी हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए मंद गति से बिखर जाती है। हिमालय की चोटियों में ऐसी विलक्षण शक्ति है कि यहाँ पर जैसा प्रातःकाल का दृश्य दिखाई देता है वैसे ही सायंकाल का भी। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार के हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों में समान होता है, उसी प्रकार भारतीयों में भी समान भाव से सुख और दुख को ग्रहण करने की शक्ति होती है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की धरती का हर जवान
जीवन व मृत्यु को समान भाव से अपनाता है। उनका कहना यह है कि भारतवर्ष की धरती का हर नौजवान भी जीवन में और मृत्यु के समय में भी समान भाव को अपनाता है। देश की रक्षा में तत्पर हर जवान मृत्यु का वरण करके अमर हो जाता है, मृत्यु को गले लगा करके भी अमर हो जाता है। हिमालय की तरह भारतीय जवान भी अमर है, क्योंकि वह जीवन मृत्यु पर सोच विचार या चिंता नहीं करता, बल्कि भारत का प्रत्येक निवासी सुख दुख और उत्थान पतन को समान भाव से अपनाता है। पर्वतों का राजा हिमालय से भारतीयों का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे हमें जीवन के उत्थान पतन सुख दुख दोनों स्थितियों को समान भाव से भोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का यहाँ गुणगान किया गया है। लाल में श्लेष अलंकार है, भाषा अत्यंत मधुर और सरस है और संगीतात्मक भी है। अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे। हर संध्या को उसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। समझने के लिए शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। सागर सी यानी समुद्र के समान, चादर सी अर्थात चादर की तरह, पद तल तलहटी, संदेश भरा सूचना से भरपूर। यहाँ कवि हिमालय और भारतीयों के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की संध्या के समय छाया सागर के समान, समुद्र के समान लंबी होती है और वह हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है और वह हर सुबह गंगा की चादर की तरह, यानी गंगा सफ़ेद है, जैसे गंगा लंबी होती जाती है वैसे ही गंगा की चादर की तरह लंबी होती जाती है। अर्थात हिमालय पर्वत अत्यंत विशाल और बड़ा है। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। कवि कहते हैं इसके मैदान अत्यंत विशाल और विस्तृत हैं, जिसमें से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है। गंगा के मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं। गंगा नदी के मैदानों में खेत हरे भरे हैं, फसलें लहलहाती हैं। हिमालय की गोद में बसा भारत और दूसरे देश भी इससे निकलने वाली नदियों के कारण हरे भरे हैं। हर देश का प्रत्येक मौसम संदेश से भरा होता है, अर्थात प्रत्येक ऋतु में भारतीयों को कोई ना कोई संदेश मिलता है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। फिर कहते हैं कवि कि वेदों की रचना भी इसकी गोद में ही हुई है और आज भी लोग ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वेदों की रचना हिमालय के चरणों में बैठकर ही हुई थी। पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ ऐसा ही संबंध है। इस पद में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सागर सी लंबी, चादर सी लंबी में उपमा अलंकार है। हिमालय की इस विशेषता को प्रकट किया गया है कि इसी की गोद में भारतीय ग्रंथ वेदों की रचना हुई है। हिमालय पर्वत अत्यंत विस्तृत और विशाल है। इस पद की भाषा सरल और सरस खड़ी बोली है। अब हम चौथा पद पढ़ेंगे। जैसा ये अटल अडिग अविचल वैसा ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे
हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। शब्दार्थ: अटल, ना टलने वाला। अडिग, ना डिगने वाला। अविचल, स्थिर, जो विचलित ना हो। अविनाशी, जिसका नाश न हो, जो नष्ट ना हो। इस पद में हिमालय और भारतीयों के संबंध का वर्णन किया हुआ है। हिमालय और भारतीयों के समान गुणों का भी यहाँ विस्तृत वर्णन है। अति पावन गंगा जल का भी महत्व यहाँ बताया गया है। कवि कहते हैं, जैसा ये अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अटल, अडिग और निश्चल है, उसी प्रकार भारतवासी भी अपने प्रण व अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। भारतीय एक बार जिस बात को करने की ठान लेते हैं, तो फिर जान देकर भी उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। उनका एक मंत्र है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस प्रकार धरती पर हिमालय अमर है, उसी प्रकार भारत में रहने वाले भारतीय भी अमर हैं। कोई के हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। कवि कहते हैं कि अनेक हिंसक आक्रमणकारियों ने हम पर हमले किए, परंतु दुख यातनाएं देकर हमारे मन को लहूलुहान करके भी वे हमारे मन को भी न जीत सके। और भारतीय कभी भी हिंसा के दम पर पराजित नहीं हुए। तन पर अत्याचार सहने के बावजूद भी मन से नहीं हारे। इसका कारण हमारी अति पवित्र नदी गंगा है। फिर कहते हैं कवि, गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है। हमारे यहाँ का जो गंगा जल है, उसे पीकर भारतीय हर दुख दर्द को हंसकर भी झेल लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी का जल जो भी पी लेता है, वह दुख में भी हंसता रहता है। इस प्रकार गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है, जो अपने अमृत तुल्य जल का पान करा करके भारतवासियों को भी अमर बना देती है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हम भारतवासियों का हिमालय के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता है। इस पद में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं कि हिमालय के लिए अटल, अडिग, अविचल विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अटल, अडिग, अविचल, अमर, अविनाशी में अनुप्रास अलंकार है। दुख में भी मुस्काता है, इसमें विरोधाभास है। टकराते हैं इससे बादल, तो खुद पानी हो जाते हैं। तूफान चले आते हैं, तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी। तलवारों सी टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। शब्दार्थ देखेंगे। तूफान, आंधी, संकट, ठोकर खाना, इधर उधर भटकना, विपदा, संकट, परेशानी। इस पद में कवि हिमालय और भारतीयों के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए हिमालय और भारतीयों की सामाजिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि टकराते हैं इससे बादल। कवि कहते हैं, टकराते हैं इससे बादल, तो खुद पानी हो जाते हैं। तूफान चले आते हैं, तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि इसकी ऊंचाइयों से
मानसून बादल टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिमालय बादलों को रोककर भारतवर्ष में वर्षा कराता है। इसी प्रकार से जो हमसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय से टकराकर तूफान भी शांत हो जाते हैं। उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वे दीपक को भी बुझा पाएं। दूसरे शब्दों में, हिमालय की छत्र छाया में रहने वालों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वह हिमालय हमेशा आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता रहता है। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। कवि कहते हैं कि जब जब भी शासन ने भारत की जनता को विपत्ति में डाला और दुख दिए, तब तब ही जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए और दुख से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों सत्याग्रही घर बार की चिंता छोड़ करके निकल पड़े। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हिमालय पर्वत की छाया में आकर बड़े से बड़े तूफान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनमें चिरागों अर्थात दीपकों को भी बुझाने की शक्ति नहीं रहती। हम भारतीयों का हिमालय पर्वत से ऐसा ही कुछ संबंध है। विशेष बातें हैं यहाँ पर। कवि ने हिमालय के लाभों का यहाँ वर्णन किया हुआ है। तलवारों सी में उपमा अलंकार है। जब जब तब तब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पानी हो जाना, ठोकर खाना मुहावरों से पद की शोभा बढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए SDS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।